हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज फिर से हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारा लेक्चर नंबर 4 है। सर किस चीज का लेक्चर नंबर 4 है, किसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एक बार फिर से बता देते हैं। भाई इस वक्त हम जो कर रहे हैं वो बीएससी सेमेस्टर 1 जो एनईपी बेस्ड सिलेबस है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसमें आने वाले टॉपिक्स के बारे में आपको पता है कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। भाई एनईपी बेस्ड जो फर्स्ट सेमेस्टर है केमिस्ट्री का बीएससी के लिए, उसमें आपकी 8 यूनिट आपको दे रखी है। इन 8 से क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी चल रही है। तो अब तक हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने ये जाना था कि सर हम 10 क्वेश्चंस पर डे करेंगे, 10 क्वेश्चन पर डे, जिसमें से हमारा 3 लेक्चर हो गए, मतलब सर 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिनमें हम पहले 1 से 10 तक किए थे, फिर 20 तक किए, फिर लास्ट में हमने 30 तक कर लिए ना। अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर कहां तक करने वाले हैं, 40 तक करने वाले हैं। तो लो आ गया भाई। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था कि विच इज द फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, इनमें से किसमें आपका फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, तो ऑप्शन डी आया था हमारा, ये हमने कर लिया था सर। अभी अपन को करना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है वहां से लेकर 40 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स और उनके साथ के साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी जानेंगे। फिलहाल वैसे तो हमने इसके सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल हमने पढ़ चुके हैं भाई लेक्चर्स में, लेकिन फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अगला क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन दे रखा है, एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल इज, इथेनॉल का आइसोमर इनमें से कौन सा है, क्या वो मिथेनॉल है, डाइथाइल ईथर है, एसीटोन है, डाइमिथाइल ईथर है। सर इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें करना है तो सुन लीजिए करना क्या है, किसका क्या पूछा भाई, आइसोमर। आइसोमर क्या होता है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे करेंगे। देखिए क्या है आइसोमर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर, इसमें 2 टर्म है, एक है आइसो, दूसरा है मर। आइसो मीन्स होता है भाई सेम, क्या होता है सेम, और मर मीन्स होता है फॉर्म, सेम फॉर्म। फॉर्म मतलब फॉर्मूला, फॉर्म मतलब क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। सर इसका मतलब है आइसोमर का मतलब होता है सेम फॉर्मूला। क्या मतलब होता है भाई, सेम फॉर्मूला। मतलब ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अगर हम बात करें तो उनकी कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, उनकी कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। उसे हम क्या कहेंगे भाई, आइसोमर। ये तो सिंपल सी बात होगी। अभी अपन से जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है आइसोमर किसका, इथेनॉल का। भाई इथेनॉल की बात करें तो सर इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3CH2OH। सर यही तो होता है, बिल्कुल सही बात है सर। ये एथिल अल्कोहल है, इसको इथेनॉल बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन अपन को 4 दे रखे हैं, कौन कौन से भाई, पहला है मेथनॉल, मेथनॉल। मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। क्या इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इसमें तो 1 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए। सर दूसरा ऑप्शन क्या है, डाई इथाइल ईथर। सर 2 इथाइल ईथर है, मतलब बी ऑप्शन में है C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5। मतलब इसमें कितने कार्बन आ गए सर, 4, लेकिन अपने पास तो 2 हैं, मतलब सर ऑप्शन ये भी करेक्ट नहीं है। आगे देखिए भाई, फिर हमारे पास एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सर एसीटोन होता है CH3COCH3। ये हमारे पास एसीटोन है, कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन है ना, लेकिन अपने पास कितने, 2, तो ये भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट करिए भाई, क्या होगा अगला अपने पास, डाइमिथाइल ईथर। सर डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, डाइमिथाइल का मतलब दोनों तरफ 2 मिथाइल होंगे ईथर के, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। सर इसके पास कार्बन 2, इसके पास 2, हाइड्रोजन तीनों तो 5 और 1 6, इसके पास भी 6, ऑप्शन 1 मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। मतलब हम ये बोल सकते हैं सर एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल इज, क्या हो जाएगा हमारा, डाइमिथाइल ईथर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान सा लग रहा है हमें। क्या बोला है, पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। पोलर कंपाउंड्स किसमें सॉल्युबल होंगे, भाई ये चीज ना हम बहुत पहले से पढ़े होते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपने कहीं ना कहीं क्लास 12th में 11th में उससे पहले भी ये चीजें पढ़ी होंगी कि सर पोलर में डिजोल्व होता है और नॉन पोलर में होता है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपने पहला ही चैप्टर है तो इस वक्त तुम्हारा क्लास 12th का, जिसका नाम है विलियन, है ना।
सीबीएसई बोर्ड वाले सॉल्यूशन मतलब है ना, बात एक ही है, विलेन या सॉल्यूशन। उसमें हमारा एक स्टेटमेंट होता है, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, या फिर हम बोल सकते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब है अगर आपके पास कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है तो वो पोलर में ज्यादा अच्छे से डिजॉल्व होगा। अगर आपके पास कोई नॉन पोलर है, अगर आपके पास कोई नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर जो होगा वो नॉन पोलर में ज्यादा अच्छे से डिजॉल्व होगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया सर, हमसे कहा सर पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, किसमें घुलेगा, तो जाहिर सी बात है पोलर में घुलना चाहिए। ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, एक बार ऑप्शन लिखना सर। बेंजीन, देखो पहला बेंजीन है, ठीक है, दूसरा पोलर सॉल्वेंट है, तीसरा CCl4 है, नन ऑफ द, कौन सा हो गया, पोलर सॉल्वेंट हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो उसने सीधा सीधा देख रखा, हमें पता भी पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर डिजॉल्व होगा। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 33। क्या भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी पीरियोडिक टेबल में, सर बढ़ेगी या घटेगी, है। तो भाई इसके बारे में तो फिर हम बहुत कुछ जान चुके हैं, इसमें तो मुझे लगता है कोई चीज हमने छोड़ी नहीं थी, सब कुछ जान चुके थे। इसके बारे में हम क्या कर चुके थे भाई, सब कुछ जान चुके थे, कुछ भी नहीं छोड़ा था। सर ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है ना, ये हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिक टेबल होती है। और इसकी अगर हम बात करें, इधर से अगर इस साइड आप जाओगे, इससे इस साइड अगर आप जाओगे लेफ्ट टू राइट, तो इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है ना वो बढ़ती चली जाती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे बोरोन है अपने पास, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है। इनमें अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। रीजन क्या होता है सर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इसका 5, 6, 7, 8, 9, जिसकी वजह से इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस का आवेश बढ़ता है। लेकिन साइज की अगर हम बात करें, सेल्स उतनी है तो साइज हमारा कम होता जाएगा। सर साइज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो कौन होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल में ही फ्लोरीन है। इससे ज्यादा तो कोई पीरियोडिक क्या आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन है। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे सर ये कोई बहुत ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं था टफ, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है उसने पूछ ली, कॉमन सेंस वाली, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप चाहते हो तो वो क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, आगे करते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है अभी, द प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय, प्लस आई इफेक्ट इनमें से कौन दिखाएगा भाई, प्लस आई इफेक्ट इनमें से कौन दिखाएगा ये पूछा है। देखिए आपके पास कौन कौन सी चीजें दे रखी है, 4 चीजें, CH3, OH, F- और C6H5। भाई अगर इनमें बात करें किसकी आपका प्लस आई इफेक्ट कौन ज्यादा अच्छे से दिखाएगा, तो प्लस आई का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो प्लस आई, और जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो माइनस आई। आपको देखो यहां देखो फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो माइनस आई दिखाएगा ना। ऑक्सीजन O नेगेटिव है, मतलब OH है तो मतलब ऑक्सीजन भी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये भी माइनस आई दिखाएगा। C6H5 हमारा फेनिल रिंग होती है, फेनिल का मतलब रिंग, इस पे इस तरह से डबल बॉन्ड है और ये किसी न किसी चीज से जुड़ी है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन होता है sp3 के कंपैरेटिवली। तो एक ही बचा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, वो है जो प्लस आई इफेक्ट को दिखाएगा, जो प्लस आई इफेक्ट को दिखाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसान था। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें भाई हम जान चुके हैं। अगर आप चैनल पे जाएंगे, वैसे तो उसका जो इन क्वेश्चंस का या इन टॉपिक्स का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जब जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उसके बाद आपको आइकन पे भी दिखाई देने लग जाता होगा जो प्लेलिस्ट है, आप उनसे जाकर डायरेक्ट पढ़ सकते हो। या फिर वीडियो को चलते चलते आपको इधर आई बटन पे आपको कोने पे नजर आता है कि कुछ ना कुछ एक है BSc फर्स्ट सेम या जो भी है, तो आप उन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उनमें पहुंच सकते हो। तो ये हमने बहुत सारी चीजें बता रखी हैं आपको पहुंचने के लिए, तो आप उन लेक्चर्स को एंजॉय करो भाई, देखिए उन्हें,
चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या क्वेश्चन नंबर 35 है सर? होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम विल प्रोड्यूस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। दो टाइप का बॉन्ड फिजन बताया था, एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और दूसरा कौन सा था भाई? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन शुरुआती लेक्चर्स में हमने बता दिया था, यूनिट आई थिंक आपका 4, 5 जो भी है 5 या 6 में ये सब बता दिया था। होमोलिटिक में क्या होता है? हमारे पास दो बॉन्ड हैं, जो दो एटम्स हैं जो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। हेटेरोलिटिक में भी हमारे पास दो एटम्स होते हैं जो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बट अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, मान लीजिए दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन को ये एक खींचेगा उतना ही ये भी खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, और यहां से जो बनने वाली स्पीसीज होती है वो कुछ ऐसे बनेंगी। ये ए अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर ए रेडिकल बनाएगा, प्लस ये ए इस अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर ये ए रेडिकल बनाएगा। होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, यानी दोनों तरफ सेम टाइप से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन हेटेरो में क्या होता है भाई? हेटेरो में ये होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर जाएंगे तो अलग अलग हो गए ना, इसके पास किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को मिल गया, तो ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन है। और इससे हमारा क्या बनता है भाई? इससे ये बनता है जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है उससे नेगेटिव बनता है, और जिससे जाता है उस पर क्या आता है? पॉजिटिव। तो यहां से बनता है कैटाइन और एक बनता है हमारे पास एनायन, यानी धनायन और ऋणायन। लेकिन यहां पर जो बने उसे बोलते हैं रेडिकल, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो आपसे तो बहुत सिंपल सी चीज ही पूछी गई है भाई, आपसे पूछा गया था बताओ भाई, बताओ होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में कौन सी स्पीसीज बनती है? तो होमोलिटिक में कौन बनता है? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जरा देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको इसमें नजर आ रहा है? क्या आपको इसमें कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? हम देखेंगे सर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में अगर हम देखें तो यहां कार्बोनियम आयन नहीं, कार्बोनियम आयन 2 मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल्स। तो यहां से क्या मिलेगा भाई? हमें फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे। फ्री रेडिकल खत्म हो गया भाई, आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या क्वेश्चन है भाई? हमसे पूछा गया है कि बताइए क्वेश्चन नंबर 36 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन SN1। SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ये तो सिंपल सा है, देख के भी आप बता सकते हो, देखकर भी आप बता सकते हो, क्योंकि जब हम SN1 पढ़ रहे थे हमने जाना था सर 3 डिग्री में सबसे फास्ट रिएक्शन होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यही बताया था नहीं बनाया था? सबसे फास्ट रिएक्शन होती है 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में। भाई 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कैसे बनाएंगे? जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से लगा है सर? 1, 2, 3 से लगाया तो 3 डिग्री हो गया। जिससे Br लगा है वो कार्बन कितने से लगा? 1, 2 सर 2 डिग्री हो गया। इससे कितने से लगा? ये तो लगा ही नहीं, ये भी नहीं लगा। तो अच्छा एक और चीज भाई, एक और चीज, यहाँ 3 डिग्री हो गया ठीक है, यहाँ 2 डिग्री हो गया ठीक है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर, और यहां पर सल्फर के पास भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन और सल्फर में ये आपका प्लस M इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। भाई ये सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। प्लस M इफेक्ट क्या होता है, माइनस इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या। अगर ये सब इफेक्ट नहीं देखें तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इस क्वेश्चन में नॉर्मली हम क्या करेंगे भाई? 3 डिग्री को कहेंगे सर सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन कौन देता है? 3 डिग्री देता है, वहां सर लगाएंगे और गलत कर बैठेंगे, क्योंकि यहां पर आपका क्या लग रहा है? प्लस I इफेक्ट लग रहा है। तो अगर हम यहां पर देखें SN1 रिएक्शन फास्ट कौन देगा? तो ऑप्शन C होगा, ना कि ऑप्शन A, ड्यू टू प्लस M इफेक्ट, यानी कि प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो आप इसके लिए एक बार चले जाइए, वहां पर भाई छोटा सा लेक्चर है, आप उसको एक बार देख लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाना है। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 37। और क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे क्या पूछा गया भाई? हमसे पूछा गया है सर, हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो ये तो सिंपल सी कहानी, चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार। फिर भी इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछा आपसे, कौन सा इनमें से इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है सर? इलेक्ट्रोफाइल क्या मतलब है सर? इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स, फाइल मतलब फ्लिक, फ्लिक मतलब लविंग, फ्लिक मतलब लविंग।
इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। सर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कौन से होंगे? जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। सर इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? पॉजिटिव। मतलब जितने पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज सब इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, मेटल्स को छोड़कर। यहां देखिए भाई क्या है, अभी जो हमने सीखा ना उसी से देख लो, उसी से हो जाएगा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? सर CH3 पर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया। NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया। NH3 इस पर पॉजिटिव है नहीं, लेकिन NH3 पे एक लोन पेयर और होता है, मतलब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं है, इसलिए हमारा NH3 जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार नहीं करेगा। NH3 हमारा एक न्यूक्लियोफाइल होता है, आप जाकर देख लीजिए। ये हमारा मुझे लगता है पहला दूसरा ये लेक्चर है हमारा, उसमें क्लियर हो जाएगी चीजें। चले भाई, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 38। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 38? कार्बोकेटाइन कंटेन्स विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? कार्बोकेटाइन में कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है? वैसे तो इस चीज को आप देखकर डायरेक्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, अगर आपका कहीं पर भी कार्बोकेटाइन आता है उसमें ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होता है, sp2 होता है। एग्जांपल लेके देख लो, वरना भाई CH3 पॉजिटिव है, CH3 पॉजिटिव, कार्बन पर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, सर निकल गया एक इलेक्ट्रॉन। अब कितने हाइड्रोजन है? 3 है, 1 2 3। भाई पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, 3 है। स्टार नंबर 1 2 3, 3 स्टार एक नंबर है, तो एक S हो गई, 2 P हो गया, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। तो यहां पर हम बात करें सर इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा हमारा? sp2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 39, एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। जब भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, जब भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअल में 2 टाइप की होती है, ये हमने बताया था, पहली ही यूनिट में बता चुके हैं इसके बारे में। पहली ही यूनिट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास 2 टाइप की होती है। पहली होती है हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है सर। और दूसरी हमारी जो होती है वो होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर एक टर्म है इंट्रा, एक है इंटर, इन दोनों का मतलब क्या है सर? इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन, मतलब एक ही के अंदर। इंटर का मतलब क्या होता है सर? इंटर का मतलब होता है बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच में। आपने नाम सुना होगा ना, इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब नेशनल देशों के बीच में होने वाले खेल इंटरनेशनल क्रिकेट है ना। इंटरनेशनल खेल होता है, इंटरनेशनल मैचेज होते हैं। इंटर का मतलब बीच में, इंट्रा मतलब उसके ही अंदर, है ना, तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है तो उसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है तो उसे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। एग्जांपल के लिए समझ लो, जैसे हमने HF कहा था भाई, एक और चीज समझ लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलवेज हाइड्रोजन के साथ तो होगी कि होगी। हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। FON, फॉन। क्या याद रखना भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलवेज फॉन के बीच में होगी, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ होगी, ठीक है। जहां ये वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन जो है, या फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर है, तो उसे हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर। और एक नहीं है तो इंट्रामोलिकुलर। जैसे HF लिया हमने, यहाँ H है, यहाँ F है, एक दूसरा HF ये रहा HF, एक HF ये रहा HF। भाई अगर मैं इनमें देखूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और आएगा तो ऐसे ही तो हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब हमको एक चीज पता है भाई, क्या पता है सर? हमको पता है कि प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन
अट्रैक्शन होता नहीं होता? प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। आगे HF आएंगे, आगे भी होगा। पीछे HF आएंगे, वो भी होगा। तो भाई इस टाइप के जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड आ रहे हैं, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहे हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन ऐसी आ जाए, क्या आ जाए? हमने देखा, मान लीजिए ये कहानी है। अब एक बार यहां पर तो देख लो, देखो HF है या H2O है या फिर हमारा क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इनमें हमारे इंटर ही बनते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमारा इंट्रा बनता है। एक बार चेक करके देख लेते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका मतलब क्या होता है सर? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का हमारे पास रिंग है, अगर रिंग से मैं लगा दूं OH तो ये बन जाता है फिनॉल। इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया NO2 तो इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सर इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे? जैसे ये रिंग है अपने पास, ठीक है, ओके, ये रिंग होगी, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। भाई OH ऐसे होता, V शेप स्ट्रक्चर होता, ठीक है। NO2 में नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास O, एक इस तरह से लगा। हमको तो पता है, क्या पता सर? हाइड्रोजन है तो इस पर पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पर यहाँ पर नेगेटिव होगा। सिमिलरली यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव तो यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगना है भाई? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच लगना है अट्रैक्शन फोर्स। अब जो अट्रैक्शन फोर्स लगा है, अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगा है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लग रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या हो जाएगा हमारे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक ही मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रा हो गया। लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, जैसे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, उसे इंटरमोलिकुलर कहते हैं। तो यहां पर अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाना भाई? यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई? आइसोमर्स। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, चलिए बता देते हैं फिर भी। क्या क्वेश्चन है सर? ये क्वेश्चन है, आइसोमर्स व्हिच कैन बी इंटर कन्वर्टेड थ्रू रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड। ऐसे आइसोमर जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करने पर इंटर कन्वर्ट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर डायस्टीरियमर्स कदापि नहीं हो सकता, एनाइसोमर्स कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। पोजीशन आइसोमरिज्म में हम कभी भी बॉन्ड को रोटेट नहीं करते, और बॉन्ड रोटेट करने की आवश्यकता केवल एक ही जगह होती है, और उससे हम कहते हैं कन्फॉर्मर्स। क्या कहते हैं उसको? हम कन्फॉर्मर्स कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको समझ में आ गई हो, कैसे कैसे करना था, किस तरह से करना। बहुत छोटा सा लेक्चर था, 10 क्वेश्चन हमें करने थे, कर लिए। अब हम अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक, उसके बाद 61 से 60 तक, फिर हम क्या करेंगे 61 से लेकर फिर 75 सारे कवर कर लेंगे। तो 2-3 लेक्चर और आने। उसके बाद भाई जो बच्चे जिनका थ्योरेटिकल एग्जाम पेपर चल रहा है, तो उनके लिए हम इसके बाद थ्योरेटिकल एग्जाम्स को कराने वाला है कि किस तरह से उनको लिखना है, कितना लिखना है, कौन से क्वेश्चंस को आंसर क्या देना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर उनमें मिलेंगे। फिलहाल के लिए भी इस लेक्चर को यहीं समाप्त करने, बस आपको एक काम करना है, लेक्चर को करना है शेयर जहां तक हो सकता वहां से। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।